जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारतीय सेना हमारी मदद करो। जी हां, पाकिस्तानी आर्मी कर रही कत्लेआम, पीओके के लोगों ने लगाई मदद की गुहार। दोस्तों बताएंगे सबसे बड़ी खबर आपको, लेकिन इसी बीच ऐसी जानकारी आपको बताएंगे आप भी कहेंगे ये तो होने ही वाला था। जी हां दोस्तों, अगर आपको हम ये कहें कि अब पाकिस्तानियों को ही बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता होगी तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों बताएंगे पाकिस्तानी संसद में किसने दी मुल्क को टूटने की बड़ी चेतावनी। पाकिस्तान में इस बात के बाद मचा बवाल, तो वहीं मालदीव ने की अपील की फिर से शुरू होना चाहिए सार्क सम्मेलन। तो भारत ने क्या जवाब दिया पाकिस्तान को? दोस्तों बात शुरू हुई मालदीव से और खत्म हुई पाकिस्तान पर, बताएंगे भारत का जवाब। तो वहीं बहुत बड़ी खबर, चौंका देने वाली जानकारी, भारत पर 100% टैक्स लगाने वाले बिल को अमेरिकी सीनेट ने दे दी हरी झंडी। बताएंगे क्या है इसके मायने दोस्तों, आखिर क्यों ऐसा कर रहा है अमेरिका और अब क्या करेगा अपना भारत, ये चौंकने वाली जानकारी, एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि पीओके की मांग पर भारत को हेल्प करनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, बोले तो पीओके की जनता पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आई है। इस बीच पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स पीओके में विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए बेरहमी से बल प्रयोग कर रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बल निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला रहे हैं। प्रदर्शनों की अगुवाई कर रही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बताया है कि सोमवार और मंगलवार के दौरान 30 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। दोस्तों यहाँ तक की अपडेट आप सभी को मालूम ही होगा, लेकिन इसी बीच जो बड़ी जानकारी सामने आई है वो ये कि इन मौतों के बाद पीओके की जनता ने भारतीय सेना से मदद की गुहार लगाई है। भारतीय पीएम मोदी जी से मदद की गुहार लगाई है। दोस्तों पीओके के अंदर से कई ऑनलाइन वीडियोस सामने आ रहे हैं जिसमें लोगों ने भारतीय सेना से मदद की अपील करते हुए बताया है कि पाकिस्तान की सेना अपने कब्जे वाले कश्मीर में कत्लेआम मचा रही है। एक महिला ने ऑनलाइन वीडियो में बताया कि पाकिस्तान की फौज और पुलिस ने कश्मीर में उनके लोगों को शहीद कर दिया है। हमारा कश्मीर खून से भरा हुआ है। महिला ने भारतीय फौज से पीओके के लोगों को बचाने की अपील कर डाली है। पीओके में हो रहे प्रदर्शनों में अब वे लोग भी शामिल हो गए जो कभी पाकिस्तानी सेना के लिए भारत के खिलाफ हमला करने वाले आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया करते थे। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में पता चला है कि पीओके में विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों की गोलीबारी में कई पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड जवान और अधिकारी भी घायल हुए हैं। ऑसिन टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की गोलीबारी में पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड एसएसजी कमांडो फारूक सुधन को बुरी तरह चोट आई है। फारूक पर जम्मू कश्मीर में भारत के खिलाफ हमलों के लिए आतंकवादियों की ट्रेनिंग देने का आरोप है। आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले सुधन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो बुरी तरीके से घायल स्थिति में दिखाई दे रहा है, अस्पताल के बेड पर दिख रहा है। हद तो तब हो गई जब पीओके में लगातार फायरिंग के बाद जितनी लाशें गिरी हैं दोस्तों, उन सबको इंटरनेशनल मीडिया से छुपाने के लिए या यूं कहे कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पाकिस्तान को घेरा ना जा सके, इसीलिए उन सभी लाशों को दोस्तों जबरन गायब करता दिखाई दे रहा है पाकिस्तान, ताकि मौतों की संख्या देखने में कम लगे, सुनने में कम लगे। अब ऐसे में पीओके में लगातार कत्लेआम मचने के बाद दोस्तों सामने आप जिस महिला को देख पा रहे हैं ये काफी रोती बिलखती दिखाई दे रही है, जिन्होंने अब कैमरे के सामने आकर के भारतीय सेना से बहुत बड़ी मदद मांगी है। कहा है जितनी जल्दी हो सके भारतीय सेना पीओके में दखल दे और हमारी जानों को बचाए, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को मार डाला है। पूरा कश्मीर खून से भरा हुआ है, हमारी मदद करे भारतीय सेना, जल्द से जल्द हमारी हेल्प करें। दोस्तों वाकई में जब आप इस महिला की बात को सुनेंगे तो आपका भी खून खौल उठेगा और लगेगा कि आज और अभी इसी वक्त पीओके के मैदान में कूद जाना चाहिए। ऐसी स्थिति मचा दी है पीओके के लोगों के साथ पाकिस्तान की आर्मी ने। शहबाज ने, मुनीर ने हालत खराब करके रख दिया। दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहां पर इंटरनेट भी बंद है, कोई भी चीजें, कोई भी खबर बाहर नहीं आ पा रही है। न जाने जैसे तैसे लोग किसी न किसी जरिए, किसी न किसी तरीके से अपनी बात को दुनिया में पहुंचा पा रहे हैं, बहुत मुश्किल से। दोस्तों पाकिस्तान की सेना हर तरीके से हथकंडे अपना रही है,
कि पीओके की जो अंदर की बात है वो बाहर लीक ना हो पाए। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या ही माहौल मच रहा होगा पीओके में। अब ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इतने बड़े सुनहरे मौके को कैसे मिस कर रही है भारत की मोदी सरकार। यही सबसे बेहतरीन समय है कि पाकिस्तान की अकड़ को ढीली की जा सके और पीओके की जनता लगातार भारत से जुड़ना चाह रही है, तो भारत को भी अब इनिशिएटिव लेना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। वो वाली स्थिति आ चुकी है दोस्तों। आप सभी की हम राय लेना चाह रहे हैं, क्या भारतीय सेना को, क्या भारत की मोदी सरकार को अब इस पीओके वाले मुद्दे में हस्तक्षेप करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हमारा ही क्षेत्र है, भारत का ही क्षेत्र है जो पाकिस्तान ने जबरन कब्जाया हुआ है। तो फिर अपने क्षेत्र को वापस निकालने में हर्ज कैसा या फिर इंतजार कैसा। दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। रिक्वेस्ट है, मानते हैं कि पीओके लेकर ही रहेंगे, लेना ही चाहिए। तो सामने लाइक का बटन है, सबसे पहले इस लाइक के बटन को दबा दीजिएगा अब तक लाइक नहीं किया है तो। साथ में यह भी रिक्वेस्ट है कि खबर के अंत में इस वीडियो का जितना ज्यादा हो सके हर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये बात हाईकमान तक पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, और हर किसी तक पहुंच सके। वहीं आपको बता दें, इस मामले पर एमनेस्टी ने भी बड़ी मांग कर दिया आसिम मुनीर पर लगाम लगाने की। पीओके में खूनी चुनाव पर घिर गया पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलाकोट में क्षेत्रीय चुनाव के पहले दिन हुई हिंसा को लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान सरकार पर गंभीर सवाल उठा दिए। संगठन ने कहा कि रावलाकोट से सामने आ रही रिपोर्ट जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी अधिकारियों की लंबे समय से चली आ रही गैर कानूनी नतीजा का हिस्सा है। एमनेस्टी ने मुनीर आर्मी द्वारा पीओके में की जा रही हिंसक घटनाओं और बर्बरता पर रोक लगाने की अपील की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की कार्यवाहक दक्षिण एशिया क्षेत्रीय निदेशक इजाबेल लाजी ने कहा कि सुरक्षा बलों द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग की तत्काल, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इलाके में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद होने से घटनाओं की स्वतंत्र पुष्टि करना मुश्किल हो रहा है। संगठन ने पाकिस्तान से सभी संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया और इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर को प्रभावित क्षेत्र में जाने की अनुमति देने की मांग कर डाली है। एमनेस्टी ने यह भी कहा है कि चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जाक पर लगाया गया प्रतिबंध तनाव को और बढ़ा रहा है। संगठन का आरोप है कि पाकिस्तान आतंकवाद विरोधी कानूनों का इस्तेमाल आंदोलन से जुड़े लोगों को चुप कराने और मनमाने ढंग से गिरफ्तार करने के लिए कर रहा है। एमनेस्टी ने दोहराया कि जाक पर लगाया गया प्रतिबंध प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक हिंसा का बहाना नहीं बन सकता। आपको बता दें दोस्तों कि 48 घंटे में 31 लोग मारे जा चुके हैं, जो अब तक की जानकारी सामने आई है। और इसके बाद भी पीओके में पाकिस्तानी बर्बरता के खिलाफ डटे हुए हैं लोग, सड़कों पर उतर चुके हैं लोग, बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं। जी हाँ दोस्तों, कह रहे हैं कि इस बार अपनी बात हम मनवा ही लेंगे। पीओके की जनता कह रही है कि जमीन हमारी तो राज भी हमारा होगा। कौन है पाकिस्तानी आर्मी, कौन है पाकिस्तान का हुक्मरान, हम किसी को नहीं जानते। ये हमारा क्षेत्र है और हमारा ही राज चलेगा। कमेटी के नेता सरदार अमन खान ने मुजफ्फराबाद मार्च का ऐलान किया है, जो किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। उन्होंने पाकिस्तानी सेना और सरकार से साफ साफ कह दिया है कि कश्मीर पर अब उनका राज नहीं चलेगा। उन्होंने पीओके के लोगों के बीच हमारी जमीन हमारा राज का नारा दिया। पीओके नेता अमन खान ने किसी भी कीमत पर विरोध प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हम साथ चलेंगे और हम में से एक भी शख्स जिंदा बचा तो वो मुजफ्फराबाद पहुंचेगा। हमारा आंदोलन शुरू हो चुका है और हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि हमारी जमीन पर अब हमारा ही राज होगा। पीओके के लोगों के राजधानी मुजफ्फराबाद की ओर मार्च के ऐलान ने इस्लामाबाद में खलबली मचा दी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर भारतीय सेना साथ दे दे तो क्या ही बात होगी दोस्तों, बस आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लेकिन वही आपको बता दे कैसी दोगली बन चुकी है विदेशी मीडिया, जहां पर भारत के जंतर मंतर पर भारत के अलग अलग राज्यों में कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, वो तो पूरी दुनिया को दिखा दिया। पूरी दुनिया के मीडिया ने, विदेशी पत्रकारों ने तरह तरह के मसाले लगाकर भारत के खिलाफ बातें करने का प्रयास किया। लेकिन पीओके में इतना खून खराबा हो रहा है दोस्तों, जिस पर सन्नाटा नजर आ रहा है। एक भी विदेशी मीडिया इस मुद्दे पर बात करता दिखाई नहीं दे रहा। लगता है विदेशी मीडिया की जमीर मर चुकी है, जो इस मुद्दे को उठाता नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सेना सरेआम खूनी तांडव कर रही है। वहीं बेबस लोग सड़कों पर उतरकर अपनों को तड़प तड़प कर मरते देखने को मजबूर हो चुके हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस बर्बरता के बीच पाकिस्तानी हुकूमत के साथ साथ पश्चिमी मीडिया की भी पोल खुल गई है। जो विदेशी मीडिया भारत में हुए सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट पर दिन रात मिर्च मसाला लगाकर कवरेज कर रही थी, वही मीडिया आज पीओके में बहते खून को देखकर आंखें मूंद भाग खड़ा हुआ। मानवाधिकारों का
खोखला ढिंढोरा पीटने वाले पश्चिमी मीडिया का यह दो मुहा चरित्र आज दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। पीओके में पाकिस्तानी सेना जिस बेरहमी से आम लोगों को रौंद रही है, उस पर इसी पश्चिमी मीडिया ने रहस्यमयी चुप्पी साध रखी है। दोस्तों, आलम यह हो चुका है, हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि यूनाइटेड नेशन और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी बड़ी वैश्विक संस्थाओं ने भी अब खामोश बैठना ठीक नहीं समझा और अपना जवाब दिया। लेकिन विदेशी मीडिया अब तक, खास करके पश्चिमी मीडिया, इस मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठी है। आखिर क्यों? सवाल है आखिर क्यों। हैरानी की बात तो ये भी है कि यह चुप्पी केवल वेस्टर्न मीडिया तक ही सीमित नहीं है, यहाँ तक कि पाकिस्तान के अपने घरेलू मीडिया ने भी पीओके में चल रहे इस दमन चक्र पर पूरे तरीके से पर्दा डाल रखा है और वहां की जनता की आवाज को दबा दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका पाकिस्तान की करीब आना पश्चिमी मीडिया को चुप करा रहा है या फिर कोई कूटनीतिक दबाव तो नहीं है। आपकी क्या है इस मुद्दे पर राय दोस्तों? और विदेशी मीडिया का दोगलापन एक्सपोज तो हो ही रहा है, इस पर आप लोग अपनी बात अवश्य रखिएगा। क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है इस पर? ट्रंप और पाकिस्तान के बीच बढ़ती दोस्ती या फिर कोई कूटनीतिक दबाव? जो भी लगता हो जरूर कमेंट करके बताएगा। वहीं आपको बता दें अगली बड़ी खबर। दोस्तों, टूटने जा रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तानी सांसद ने संसद में आसिम मुनीर और शहबाज को दे दी बहुत बड़ी चेतावनी। कह दिया कल हमें पासपोर्ट लेकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में पीओके तो छोड़िए, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। मुल्क की संसद में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को लेकर आसिम मुनीर और शहबाज को बहुत बड़ी चेतावनियां दी गई हैं। ये चेतावनी देने वाले कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी सांसद मौलाना अताउर रहमान है, जिन्होंने संसद में कह दिया है कि देश टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। मौलाना फजलुर रहमान के भाई अताउर रहमान की इस चेतावनी से पाकिस्तानी सत्ता और सेना की नींदें उड़ चुकी है। संसद में बोलते हुए मौलाना अताउर रहमान ने कहा है कि मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि खुदा के लिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पर रहम करे। जी हां, आप इस मुल्क को टूटने ना दें। पाकिस्तान टूटने जा रहा है। अगर यही हालात रहे तो कल शायद हमें पासपोर्ट लेकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जाना होगा। दोस्तों, मौलाना की इस चेतावनी पर बलोच नेता मीर यार बलोच ने तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान और उसकी सेना को अब नींद से जाग जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बलूचिस्तान गणराज्य अब बन चुका है और उसने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया है। बलूचिस्तान दुनिया का 194वां देश है और जल्द ही दुनिया इसे एक अलग देश के रूप में मान्यता देना शुरू कर देगी। दरअसल इन दिनों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने इन दोनों इलाकों में हिंसा और आतंकवाद को पूरे तरीके से खत्म करने की बात कही है। हाल ही में इन दोनों बड़े प्रांतों में सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तान के सिर्फ बलूचिस्तान में ही नहीं बल्कि अन्य सीमावर्ती इलाकों में भी इस्लामाबाद की केंद्र सरकार और सेना के खिलाफ भारी असंतोष देखा जा रहा है। अब ऐसे में इस सांसद ने क्लियरली कह दिया है कि भैया, अगर तुमको लगता हो कि तुम बहुत बड़े महारथी हो या फिर माइंड गेम खेलने वाले इंसान हो तो भूल जाओ, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारा ही देश अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जाएगा। जितने भी बॉर्डर वाले इलाके हैं ये सारे के सारे पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे और आने वाले समय में हमें अपने ही जैसे क्षेत्रों बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा जाने के लिए पासपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है शहबाज और मुनीर को इस पाकिस्तानी सांसद ने, और बात भी बिल्कुल सही कही है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख अपने क्षेत्र को, देश को संभाल पाने में पूरे तरीके से नाकाम साबित हो रहे हैं और दूसरे देशों का तलवा चाट रहे हैं अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जब अपना देश ही नहीं रहेगा तो आप किसको आगे बढ़ाओगे और तलवा चाट कर क्या ही कर पाओगे। इसीलिए पहले अपना बेस को मजबूत बनाओ, उसके बाद एडवांस लेवल की बातें करना। लेकिन नहीं, पाकिस्तान को लगता है कि वो एक दिन में ही भारत की बराबरी कर लेगा। उसे लगता है कि भारत आज जिस लेवल पर है, पाकिस्तान भी विदेशों में जा करके अमेरिका जैसे बड़े देशों से अपनी दोस्ती बढ़ा करके वो भारत की बराबरी कर लेगा। जबकि रियलिटी यही है कि अभी उसका देश ही जिन मुद्दों से जूझ रहा है, अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो पाकिस्तान को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। जी हाँ दोस्तों, आपकी क्या इस मुद्दे पर राय, तो वहीं आपको बता दें। मालदीव ने की अपील की फिर से शुरू करिए सार्क सम्मेलन, तो इधर भारत ने भी दिया तगड़ा जवाब, जिससे पाकिस्तान को लगी तगड़ी मिर्ची। दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने रविवार को सार्क को फिर से शुरू करने का आह्वान किया और सदस्य देशों से क्षेत्र के हित में बातचीत के जरिए मतभेदों को सुलझाने का आग्रह किया। उन्होंने मालदीव की आजादी के 61 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में बोलते हुए ये बातें कही। मुइजू ने सार्क समूह के भीतर मौजूदा गतिरोध का जिक्र किया और दोहराया कि मतभेदों को
बातचीत के जरिए सुलझा देना चाहिए। उन्होंने सार्क के सदस्य देशों से क्षेत्रीय शांति और सहयोग के हित में बातचीत की मेज पर लौटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मालदीव समूह के सामने आ रहे मौजूदा गतिरोध को तोड़ने के लिए मध्यस्थ के तौर पर काम करने को तैयार है। 43 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 113 डिप्लोमेट्स के सामने अपनी विस्तृत बात रखते हुए मालदीव के राष्ट्रपति ने सरकार की विदेश नीति के बारे में भी बताया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए विवादों को सुलझाने का आह्वान किया। वहीं मालदीव की ओर से सार्क प्रतिक्रिया को फिर से शुरू करने की अपील को लेकर भारत से जब पूछा गया तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने मंगलवार को कहा कि किसी भी सहयोग के लिए सद्भावना की आवश्यकता होती है। जायसवाल जी ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि जब क्षेत्रीय सहयोग की बात आती है तो भारत मजबूत क्षेत्रीय सहयोग का समर्थन करता है और कई दशकों से इसके लिए काम कर रहा है। दक्षिण एशिया में हर कोई जानता है कि कौन सा देश और कौन सी गतिविधियां असल में सार्क के काम में रुकावट डाल रही हैं। आखिरकार सहयोग के लिए सद्भावना की आवश्यकता होती है। सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन के कारण भारत के साथ कोई भी बातचीत रुकी हुई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ भी आक्रामक हरकतें करता रहा है। सार्क समूह में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। अब ऐसे में भारत ने क्लियरली कह दिया है कि दक्षिण एशिया में हर कोई जानता है कि कौन सा देश है जो सार्क के काम में असली में रुकावट डाल रहा है, यानी सीधा सीधा पाकिस्तान को टारगेट किया दोस्तों भारत ने और बता दिया कि भैया हमारे तरीके से और हमारी तरफ से सार्क समूह को रोका नहीं जा रहा है, बल्कि हकीकत यही है कि हर किसी को पता है कि कौन सा देश इसमें रुकावट डाल रहा है। जी हाँ, अब क्या है इस मुद्दे पर आपकी निजी राय दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर, भारत पर 100% टैक्स लगाने वाले बिल को अमेरिकी सीनेट ने दे दी हरी झंडी। रूसी तेल को लेकर अब आगे क्या होगा दोस्तों, रूसी तेल पर 100% टैरिफ। बता दें अमेरिकी सीनेट ने मंगलवार को रशिया पर प्रतिबंध लगाने वाले बिल को हरी झंडी दे दी है। यह बिल रशिया से तेल या प्राकृतिक गैस खरीदने वाले दुनिया के शीर्ष 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाने की अनुमति देता है। इसमें भारत और चीन भी उन देशों में शामिल है जिन पर इस बिल का असर पड़ेगा। इस बिल को दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने तैयार किया था। रूसी तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध के अलावा इस बिल में ईरान के खिलाफ भी प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। ट्रंप का समर्थन पाने वाले इस प्रस्ताव पर सीनेटरों ने 86-12 के वोट से विचार विमर्श शुरू करने पर सहमति जताई, जिससे यह पहली बाधा को पार कर गया है। इस बिल को दोनों दलों के सीनेटरों का समर्थन मिल गया है, लेकिन ये अभी कानून नहीं बना है। इसे अपने सीनेट में और चरणों से गुजरना होगा। सीनेट से पूरी तरह मंजूर होने के बाद इसे निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में विचार के लिए पेश करना होगा। सवाल यह है कि क्या ट्रंप अब भारत पर भी टैरिफ लगा पाएंगे। दोस्तों इस कानून के सबसे अहम प्रावधानों में रूसी ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर भी टैरिफ लगाना है। इसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति उन देशों से आयात होने वाले सामान पर 100% तक टैरिफ लगा सकेंगे जो रशिया से तेल और गैस खरीद जारी रखते हैं। इसमें भारत और चीन भी शामिल है, यानी अगर भारत रशिया से तेल खरीदेगा आगे आने वाले समय में तो उस पर भी ये 100% का टैरिफ ऑटोमेटिकली लग जाएगा, यानी कि डायरेक्ट भारत पर टैरिफ नहीं लगेगा। दोस्तों भारत के लिए अब कंडीशन रख दिया है अमेरिका ने इस बिल को लाने के बाद कि देख लो हम 100% टैरिफ लगाने जा रहे हैं उन देशों पर, अब तुम देखो क्या करोगे, रशिया से तेल खरीदोगे या नहीं, अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब देखना ये होगा दोस्तों भारत क्या एक्शन लेता है। क्या भारत अब रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा, कम कर देगा, या फिर ओपन चैलेंज देगा अमेरिका को, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आपसे हम सुझाव लेना चाहते हैं आखिर क्या करना चाहिए भारत को। जो भी आपकी राय हो दोस्तों अवश्य कमेंट करके बताइएगा। साथ में रिक्वेस्ट है जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।